हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि आइस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह। पॉलिटी का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर आया था वो पॉलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने देखा था कि जो भारतीय संविधान है और जो राज्य व्यवस्था है, इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखा था कि जो बेसिक लॉज होते हैं आपके, उनमें और संविधान में क्या अंतर रहता है। इसी के साथ हमने देखा था कि संविधान कितने तरह का होता है। तो उसमें हमने पाया था कि संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है, बुक फॉर्म में, हार्ड कॉपी में होता है, तो उसमें आप कभी भी उसे देख सकते हैं, ठीक ना। तो लिखित संविधान सबसे पहले किसने बनाया था? ये बनाया था आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। उसका जो लिखित संविधान है, सबसे पहले लिखित संविधान बनाया गया। भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है पूरी दुनिया में। इतना बड़ा संविधान किसी भी देश के पास नहीं है ये तो। और जैसे फ्रांस का संविधान हुआ वो भी लिखित संविधान का उदाहरण है। अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके ब्रिटेन, इजराइल, ये जैसे देश आते हैं। जब इनके यहाँ कोई लिखित संविधान नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं तो इनके यहाँ सभी चीज़ें कैसे होती हैं। तो इनके यहाँ सारी चीज़ें परंपराओं पर आधारित होती हैं। जिन देशों में लिखित संविधान नहीं होगा उनकी जो इथिकल मोरलिटी, इथिकल जो वैल्यूज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। वो कभी भी अपनी वैल्यू से नहीं हटते हैं, जिससे वो अपनी परंपराओं को लेकर कंटिन्यू चलते हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में आप देखेंगे लिखित संविधान होने के बावजूद भी कई बार यहाँ पर ऐसे कार्यकृत कर दिए जाते हैं जिससे संविधान पर ही सवाली निशान उठ जाता है। अगर यहाँ पर लिखित संविधान ना हो और अलिखित संविधान, तो आप समझ सकते हैं देश की क्या स्थिति होगी। तो ये तो हमने बेसिकली बात की संविधान की। अब हम अपनी आज शुरू करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक था वो क्या था? संविधान का जो इंट्रोडक्शन था वो। आज हम देखेंगे अपना दूसरा टॉपिक। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कहाँ से संविधान बनना शुरू हुआ। आपको बेसिकली इतना तो पता होगा, 26 जनवरी आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना पता हो कि 1950 में हमने अपने संविधान को एक्सेप्ट किया था। कुछ प्रावधान हमने संविधान के 1949 को ही एक्सेप्ट कर लिए थे। वो कौन कौन से थे वो हम आगे जाके देखेंगे। हम अपने तीसरी या चौथी वीडियो में देखेंगे। अभी आपको ये जानना चाहिए कुछ प्रावधान हमने 1949 में एक्सेप्ट किए और पूरे संविधान को हमने 1950 में एक्सेप्ट किया। लेकिन इससे पहले क्या व्यवस्थाएँ चल रही थी और यहाँ तक आते आते हमें संविधान बनाने की किस तरह से प्रेरणा मिली, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। इसमें कुछ बात हम हिस्ट्री की करेंगे। बेसिकली हम उतनी ही बात हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड करेंगे जो हमें यहाँ पर संविधान तक लाने के लिए ज़रूरी होगा। बाकी की कुछ भी चीज़ें हम हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। जब भी आपकी हिस्ट्री क्लास चालू होगी उसमें हम उसे देखेंगे। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई सारे लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी भी होगी और जिनने नहीं पढ़ी होगी उनके लिए जल्दी हिस्ट्री शुरू होगी। तो उन्हें मैं बता दूँ कि 1498 में आपके यहाँ पर सबसे पहले जो विदेशी व्यक्ति आया था समुद्र मार्ग से वो था आपका वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऐसा नहीं है कि विदेशी इससे पहले नहीं आते थे, कई सारे आए, जैसे इब्न बतूता, ठीक ना, और भी कई सारे आपके यहाँ पे इतिहासकार आए। लेकिन सबसे पहले जो समुद्री मार्ग से आया था वो आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जैसे ही भारत में आया, फिर उसी के साथ में इसके बाद कई सारी कंपनियों की लाइन लग गई जो यूरोपीय कंपनियां थी, जैसे कि डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगीज़, ये सब भारत में आना शुरू हो गए। क्रम क्या था वो आप अपनी हिस्ट्री क्लास में देखेंगे। तो जब इन लोगों का यहाँ पर आगमन शुरू हुआ, फिर इनके बीच में सत्ता को लेके और अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए इनमें आपस में संघर्ष हुआ। जब इनमें आपस में संघर्ष हुआ तो इसमें मूलतः किसी सफलता मिलती है? सफलता मिलती है इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? ये यूरोप की थी। इसके बारे में आप पूरी चीज़ें इतिहास में पढ़ेंगे। ये ये ब्रिटेन की कंपनी थी जो भारत में आई थी और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इसको अधिकार दिए गए थे। जब ये भारत में आती है, यहाँ से सभी विदेशी कंपनियों को या तो कमज़ोर कर देती है या फिर यहाँ से पूर्णतः भगा देती है। जब यहाँ से पूर्णतः इन्हों को भगाएगी तो फिर अब कौन बचेगा यहाँ पे? अब यहाँ पर बचेंगे एक तो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी जो लोकल के यहाँ के राजा, महाराजा या नवाब हैं वो लोग। इतने लोग यहाँ पर बचेंगे और इनके अलावा कोई नहीं होगा यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी और इनका जो संघर्ष होगा वो किसके साथ में होगा? वो स्थानीय राजाओं के साथ में होगा। तो आपके मुख्यतः इन लोगों ने कई सारे युद्धों में, जैसे पांड्यवास का युद्ध हुआ और भी कई सारे युद्ध, फ्रांस को हराया, कई सारे देशों को इन्होंने हराया।
फिर बात आती है आपके 1757 की। ये तारीख हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ से शुरुआत होगी आपके किसकी, संविधान बनने की। वो कैसे, 1757 में आप पाएंगे यहाँ पर आपको 1757 में एक युद्ध देखने को मिलेगा। ये युद्ध हुआ था आपका 23 जून को। पूरी डिटेल हमको नहीं लेनी है, डेट क्यूरियोसिटी बस मैंने आपको बता दी, ठीक ना। यहाँ पर आपको एक युद्ध होते हुए दिखाई देगा जो काफ़ी फेमस युद्ध है, जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध। इस युद्ध के बारे में, ये युद्ध होगा आपको 23 जून 1757 में। कहाँ पर, प्लासी में। प्लासी एक युद्ध स्थल है। यहाँ पर आप पाएंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करेगा, तो वहीं जो प्लासी की तरफ से जो बंगाल का नवाब है वो करेगा बंगाल का प्रतिनिधित्व, जिसका नाम है सिराजुद्दौला। तो ये जो युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध, ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध में कहा जाता है सिराजुद्दौला की हार हुई। इसी के साथ बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्षता नियंत्रण स्थापित हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर नियंत्रण स्थापित हुआ, तो जो यहाँ पर नवाब था इसको हटा के इसकी जगह दूसरे नवाब को, जो कठपुतली नवाब था, उसको बैठा दिया गया। जब उसको बैठा दिया गया तो इन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने बंगाल को लूटना शुरू किया। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो आप उसको वर्तमान के सिर्फ पश्चिम बंगाल से नहीं समझ सकते, उसको आप इस तरह से समझिए, वर्तमान का पूरा पश्चिम बंगाल, झारखंड का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, और जो आपका बांग्लादेश है उसका पूरा एरिया, और थोड़े कुछ एरिया नॉर्थ ईस्ट के, इतना मिला के पूरा एक बृहद बंगाल हुआ करता था, जिसके ऊपर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया था। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब इसके बाद यहाँ पर दो शक्तियाँ और थी। एक तो थी आपकी अवध की और दूसरी थी आपकी दिल्ली। दिल्ली पर नियंत्रण था मुगलों का, और यहाँ पर अभी शासक था शाह आलम द्वितीय। और अवध का जो नवाब था, अवध का नवाब इस टाइम आपको कौन दिखाई देगा, अवध का नवाब दिखाई देगा सिराजुद्दौला। बंगाल में था आपका सिराजुद्दौला, ये शुजा-उद-दौला, ठीक है ना, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो 1757 में बंगाल को हराने के बाद इन लोगों के पास एक चुनौती और आई थी ब्रिटिश के सामने, वो ये दोनों थे। ये युद्ध होगा आपका 1764 में, इसे बोलते हैं हम बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध था आपका, ये अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसमें एक तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ तीन लोग थे। तीन लोग कौन थे, एक तो आपका था अवध शुजा-उद-दौला वाला, दिल्ली शाह आलम द्वितीय, प्लस जो बंगाल है जो आपका 1757 में युद्ध हार चुका है, लेकिन यहाँ पर ये फिर से युद्ध करेगा। बंगाल की तरफ से कौन युद्ध करेगा, मीर कासिम। तो ये तीनों लोग मिलके जो हेक्टर मुनरो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण करे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगे बढ़ के नेतृत्व कर रहा था, वो इन तीनों से युद्ध करेगा कब, प्लासी में, सॉरी बक्सर में। तो कहा जाता है जो कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी में पूर्ण नहीं कर पाई थी वो उसने बक्सर में कर दिया। वो कैसे, प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में केवल बंगाल आया था, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लगभग संपूर्ण भारत उनके अधीन हो चुका था। अब जब 1764 में इन्होंने बक्सर के युद्ध में तीन बड़ी शक्तियों को हरा दिया, अवध, दिल्ली और आपका बंगाल, तो अब इन्होंने प्रत्यक्षतः भारत पर नियंत्रण शुरू कर दिया। जब इन्होंने भारत पर नियंत्रण शुरू किया तो दो चीज़ें यहाँ पर इनके सामने चुनौती बन के आई। पहली थी जनसंख्या, ठीक ना, दूसरा था राजस्व। पहला था जनसंख्या, दूसरा था राजस्व। ये चुनौतियाँ कैसे थी, देखिए, भारत की जनसंख्या शुरू से ही उसके अनुसार काफ़ी रही है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जाए, ये एक चुनौती थी। दूसरी, जो राजस्व था उसकी अधिक से अधिक उगाही कैसे की जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने समय समय पर ब्रिटिश से कई सारे नियम बनाने की अपील की। तो जब नियम बनाने की अपील की, और भारत में इनके अंतर्गत काफ़ी बड़ा क्षेत्र पहले से ही यहाँ पर आ चुका था, सैनिक शक्ति से ये मजबूत थे, और क्षेत्र भी इनके पास काफ़ी बृहद क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो 1764 के बाद इन्होंने 1773 से कई सारे एक्ट अपने जो प्रावधान थे उनको ब्रिटिश की पार्लियामेंट से इन्हें पास करवाना शुरू किया, जिससे ये भारत के ऊपर एक नियम के तहत शासन कर सकें।
तो सबसे पहले इनका जो एक्ट था वो था आपका 1773 का एक्ट। अब इन एक्टों के बारे में कहा जाता है कि इनके माध्यम से जो प्रावधान था कि हर 20 वर्ष बाद आपका एक नया एक्ट आना था। तो पहले कब आया था आपका 1773 में, अगला कब आना था आपका, अगला आता आपका 1793 में, फिर आपका अगला आता 1830 में, तो 13 में। इस तरह से आपके हर 20 साल बाद एक्ट आने थे। लेकिन समस्या क्या थी, कभी कभी इनके बीच में भी एक्ट ला दिए जाते थे। जैसे कि 1773 के बाद आपका जो अगला एक्ट आया था वो था आपका 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये क्यों लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था जो पिछला एक्ट आता था उसमें अगर कोई कमियां रह जाती थी तो उसको दूर करने के लिए 20 साल से पहले भी एक नया एक्ट लेके आ जाते थे। तो इसका 1781 का आया, फिर आपका आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इन सभी को हम यहाँ पर जानेंगे। तो अब मूल बात ये है कि जो एक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं अब हम उन पर आते हैं। अभी तक आपने ये देख लिया कि जरूरत क्यों पड़ी, भारत को शासन को अपने अनुरूप चलाना था। तो यहाँ पर है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके द्वारा समय समय पर एक्ट लाए गए। तो एक्ट कब कब आए थे आपके, एक्ट आए थे आपके 1773 में सबसे पहला आया था और सबसे लास्ट में आया था आपका 1947 में। इस चीज़ को थोड़ा हम इस तरफ की तरफ और लिखते हैं जिससे आपको यहाँ पर इमेज जो लगाई जाएंगे वो सही से समझ में आए। देखिए 1773 में आपका पहला एक्ट आया था और लास्ट का आया था आपका 1947 में। यहाँ पर आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, और ये वाला जो सबसे लास्ट में आया था ये स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, ठीक ना। लेकिन अब जो एक्ट हैं इन्हें हम दो पार्ट में बांट के देख सकते हैं। दो पार्ट कौन से होंगे आपके, ये दो पार्ट होंगे आपके, पहला पार्ट होगा आपका 1773 से लेकर टू आपका यहाँ पर होगा 1853, ठीक। यहाँ पर ये वाले एक्ट आएंगे और इसी के बाद जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो कौन सा होगा, दूसरा पार्ट इसका होगा वो होगा आपका 1858 टू 1947। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये रहेगा कि ये वाले जो आपके जितने भी एक्ट हैं, ये वाले जितने भी एक्ट हैं और ये वाले जो आप दूसरा वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में एक घटना होगी आपके यहाँ जिसे बोलते हैं 1857 की क्रांति, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस भी कई लोगों ने इसको नाम दिया है। तो 1857 में जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई थी। तो जब यहाँ पर 1853 का लास्ट एक्ट आया उसके बाद 1857 में आपके यहाँ क्रांति हुई। क्रांति होने के बाद आपके यहाँ पूरा जो सिस्टम था वो बदल चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी समझ चुकी थी कि हम कभी भी यहाँ पर अगर फिर से ऐसी क्रांति होती है कभी भी हम अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर पूरी व्यवस्था चेंज कर दी थी अपनी, जो प्रशासन अभी तक कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने 1858 से कई सारे यहाँ पर संशोधन किए। वो संशोधन क्या थे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि 1773 से 1858 तक जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकारी होगा इसे या तो गवर्नर बोलेंगे, या तो इसे गवर्नर बोला जाएगा और इसी को बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा, ठीक ना। ये बात हुई। दूसरा, यहाँ पर जितने भी अधिनियम लाए जाएंगे उन्हें बोला जाएगा चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट बोला जाएगा, ठीक ना। जैसे कि 1853 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, इन्हें चार्टर एक्ट बोला जाएगा। अब इसी की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में गवर्नर जनरल था अब इसको वाइसरॉय बोला जाएगा। अब इसको क्या बोला जाएगा, अब इसको वाइसरॉय बोला जाएगा। और वहीं जो चार्टर एक्ट अभी तक आते थे इन्हें बोला जाएगा भारत शासन अधिनियम। अब ये सारे भारत शासन अधिनियम हो जाएंगे, जैसे कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर इसका जो आपके अगले जितने भी एक्ट आएंगे वो सारे क्या होंगे, वो आपके होंगे भारत शासन अधिनियम। तो इस तरह से यहाँ पर बेसिक जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया। अब हम अपना शुरू करते हैं, क्या अपना शुरू करेंगे पार्ट ए जो है आपका 1773 से 1858। इसके बीच में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे और क्या क्या इनमें चेंजेस लाए गए थे। जितने भी चार्टर एक्ट हैं, जितने भी आपके भारत शासन अधिनियम, इन सब की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। तो अब हम आते हैं अपने सबसे पहले वाले एक्ट पर जो है कंपनी का शासन। आज हम क्या देखने वाले हैं, कंपनी का शासन। हाँ, एक बात और, जो 1773 से लेकर 1853 तक के एक्ट हैं वो है आपके कंपनी का शासन।
उसके बाद जब 1857 में क्रांति होगी, फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1858 से लेकर 1947 तक ये सारे क्राउन के नियंत्रण में आ जाएगा, वो क्राउन का शासन कहा जाएगा। यहाँ पर है कंपनी का शासन, यहाँ पर है क्राउन का शासन। एक बेसिकली डिफरेंस ये था। तो अब हम शुरू करते हैं अपने जो मेन टॉप पॉइंट है उनको। तो सबसे पहले आज हम कौन सा एक्ट देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया था आपका? ये 1773 में लाया गया था। इस एक्ट का जो मुख्य प्रावधान थे इसके अंतर्गत वो क्या क्या थे? वो थे जो अभी तक बंगाल का गवर्नर था, ठीक, अभी तक जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक। बेसिकली क्या डिफरेंस है? जो बंगाल का अभी तक गवर्नर है उसका नाम परिवर्तित करके अब कर दिया गया है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला जो शासक था यहाँ पर वो कौन होगा? वो था आपका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। इसमें आपको एक बेसिकली पॉइंट और याद रखना पड़ेगा, अभी तक भारत में 3 प्रोविंसेस हुआ करती थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। बंगाल जो प्रोविंसेस थी वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। वो क्यों? मैंने आपको बताया कि बंगाल कितना बड़ा था और राजस्व की सबसे ज़्यादा जो उगाई होती थी वो बंगाल से ही होती थी। नील क्रांति, ठीक, कहाँ होगी? बंगाल में सबसे पहले देखने को मिलेगी आपको। ब्रिटिश का सबसे पहले नियंत्रण होगा वो कहाँ पर होगा? वो बंगाल में होगा। क्यों? बंगाल सबसे विस्तृत और सबसे उन्नत क्षेत्र था उस टाइम का। तो अभी हमने पहला पॉइंट देखा, इसमें क्या देखा? जो आपका बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका है और वो कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। जो वारेन हेस्टिंग्स है अभी तक सिर्फ ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक, और तीनों प्रोविंसेस के लिए अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, ठीक ना, स्वतंत्र होते थे वो अपने आप में। लेकिन इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो बंगाल का गवर्नर वो मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसीज हैं इन्हें अधीन कर दिया जाएगा। किसके? बंगाल की प्रोविंस जो गवर्नर है उसके अधीन इन दोनों को कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कौन हो जाएगा? अभी तक तो स्वतंत्र थे, अब सुप्रीम हो जाएगा आपका बंगाल का गवर्नर। वो दोनों जो बॉम्बे मद्रास के ये आपके अधीन हो जाएंगे किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के। इसी के बाद जो अगला प्रावधान होगा हमारा वो क्या होगा? वो हमारा होगा, 2 प्रावधान देख चुके हैं हम इसमें। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रावधान तक। तीसरा प्रावधान जो है इसमें वो इसमें ये किया जाएगा कि आपके यहाँ पर बंगाल में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। अब इसमें एक पेंच है। पेंच क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो अधिनियम होगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट और 1773। लेकिन अगर आपसे वर्ष पूछा जाए किस वर्ष की गई थी, तो आपका ये होगा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई आपके बंगाल में। मूलतः इसमें 4 जज थे। वो कौन कौन से थे? 3+1। एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसमें अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एलिजा एम्पे, बंगाल की जो उच्चतम न्यायालय थी उसकी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और 3 जो अन्य थे वो थे आपके चैम्बर्स, लेमिस्टर्स और हाइड। तो पहली जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी, उच्चतम न्यायालय बनी थी, उसमें कितने जज थे? 4 जज थे। मुख्य न्यायाधीश थे आपके एलिजा एम्पे और अन्य थे चैम्बर्स, लेमिस्टर्स और हाइड। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। हर शब्द को इतनी बार बोलेंगे कि आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला प्रावधान किया गया था वो क्या था? जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। अब यहाँ पर एक पेंच है, वो ये है क्या? अभी तक जो कंपनी के कर्मचारी आते थे उनको काफ़ी कम मात्रा में सैलरी दी जाती थी। उनकी जो बेसिक इनकम थी वो क्या थी? वो थी भारत के साथ व्यापार। पहला भारत के साथ व्यापार, दूसरा था भारतीयों से रिश्वत लेना और तीसरा था भारतीयों से महंगे महंगे उपहार लेना। ये इनकी सोर्स ऑफ इनकम सबसे ज़्यादा थी। सैलरी काफ़ी कम थी लेकिन ये भारत के साथ व्यापार भी करते थे। कंपनी तो अपना व्यापार करती थी, साथ में जो अधिकारी आते थे वो भी अपना निजी व्यापार करते थे।
यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी मोटी मात्रा में रिश्वत लिया करते थे। जो राजे रजवाड़े थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, इनसे काफ़ी मात्रा में ये लोग उपहार और रिश्वत लेते थे, ठीक ना। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर होती थी। तो इस एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, जो कंपनी के कर्मचारी थे उनका निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। बाद में आप यहाँ पर पाएंगे जो ये लोग यहाँ पर जो आम पैसे वाले होते थे उनसे जो रिश्वत लेते थे उस पर भी रोक लगा दी गई, और उनसे जो उपहार लेते थे उस पर भी रोक लगा दी गई। ये यहाँ पर प्रावधान किए गए। अब केवल ये पेंशन भोगी कर्मचारी बनकर रह जाएंगे। अब ये तो था हमारा पहला एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। अब मैंने आपसे बोला था जो एक्ट अगला आना था वो आपका आना था कब, 20 साल बाद, यानी कि 1773 के बाद 1793 में। लेकिन कुछ कमियां रह गई थी जो 1773 के एक्ट में ये लोग लाना भूल गए थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1781 में एक नया एक्ट लेके आएंगे, इसको बोलेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ये क्या, क्यों लाया गया था, ये आपका लाया गया था जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए। तो इस प्रावधान के अंदर क्या 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 प्रावधान किए गए थे, इस प्रावधान के अंतर्गत जो मुख्य प्रावधान थे वो था आपका कि अभी तक जो बंगाल की सरकार है जो केवल बंगाल के लिए नियम बना रही है, वो अब बिहार, उड़ीसा और संपूर्ण बंगाल के लिए, सॉरी कलकत्ता की जो गवर्नमेंट है, कलकत्ता की जो गवर्नमेंट है वो अब अभी तक केवल बंगाल के लिए नियम बनाती थी, लेकिन अब वो बंगाल के साथ में बिहार और उड़ीसा के लिए भी प्रावधान जो विधि है वो बनाना शुरू कर देगी। तो इसमें ये प्रावधान किया गया था। अब इसी के बाद 3 साल बाद एक नया एक्ट और लेके आया जाएगा जो था आपका 1784 का, जिसको बोलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। ये कब आया था आपका 1784 में। इसके द्वारा क्या प्रावधान किए गए, इसके द्वारा आपके यहाँ पर दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई। दोहरे प्रशासन के लिए क्यों, अभी तक आप देखेंगे एक ही अधिकारी के अंतर्गत दोनों कार्य होते थे, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, लेकिन अब यहाँ पर व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि जो आपके यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, यहाँ पर आपका एक आया क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक ना। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था इसका काम क्या था, इसका था व्यापारिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों को नियंत्रण करने के लिए, ठीक। इसी के बाद साथ आपके यहाँ एक और बोर्ड आया था जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के क्या कार्य था, इसका कार्य था आपका राजनीतिक मामलों को नियंत्रण बनाना, ठीक। तो यहाँ पर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो व्यापारिक मामलों के लिए है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है वो आपका किसके लिए है, वो है आपका राजनीतिक मामलों के लिए। इस एक्ट में और इसी के द्वारा कहा जाता है कि पहली बार द्वैत शासन की नींव डाली गई थी, यानी शक्तियों का विभाजन यहाँ पर किया गया था। अब ये जो आपका एक्ट है इसमें 2 प्रावधान और थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रावधान और क्या क्या किए गए थे। पहला जो प्रावधान था वो था जो भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, ठीक ना, जो भारत की कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उन्हें ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जो भारत के अंतर्गत जो कंपनी ने शासन अपना स्थापित किया था, जितने क्षेत्र पर वो शासन कर रहे थे, उस क्षेत्र को भारत का ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इसी तरह जो दूसरा इसमें प्रावधान था वो था आपका ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके जो जितने भी कार्य थे उन सबको नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया, ठीक ना। पूर्ण नियंत्रण किसका हो गया, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया, क्योंकि जो कंपनी थी वो तो एक प्राइवेट कंपनी थी, अभी तक इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था सरकार का। तो 1784 के अधिनियम के तहत इसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो मुख्यतः इसमें यही प्रावधान थे जो मैंने अभी बात की। जो भारत का क्षेत्र था ब्रिटिश के कंपनी के अंतर्गत, उसे ब्रिटिश शासन का जो क्षेत्र का था उसे घोषित किया गया। और जो प्रावधान थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था आपका व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था आपका राजनीतिक मामलों के लिए। ये आपका हो गया 1784 का। इसके बाद जो आपके यहाँ पर अगला एक्ट आएगा ये था आपका 1793 का। देखिए हम इनके अंतर्गत केवल वही पॉइंट पढ़ेंगे
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने के इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो आप डाउनलोड करके देख सकती है, एक एक्ट 10 से 15 पेज का आपको एक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम पॉइंट से आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिस नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने 1793 के चार्टर अधिनियम पर। जो 1793 का आपका चार्टर अधिनियम है, इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत आप देखेंगे जो नियंत्रण बोर्ड है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों के वेतन को, जो वेतन थे उन्हें भारत के, जो यहाँ पर आप देखें भारत का जो राजस्व है उससे देने का प्रावधान किया गया। क्या, कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों के वेतन और भत्तों को भारत के जो राजस्व है उससे देने का प्रावधान किया गया। यानी कि अब जो ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्हें भी सैलरी कहाँ से दी जाएगी, भारत के राजस्व से। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये इसमें ये एक मुख्य प्रावधान था, केवल एक ही प्रावधान था 1793 में। अब हम आएंगे अपने अगले एक्ट पर। जो हमारा अगला एक्ट होगा वो आपका होगा 1813 का चार्टर एक्ट। जो 1813 का अपना चार्टर एक्ट है, इसमें जो प्रावधान थे वो क्या थे, इसमें प्रावधान थे जो कंपनी थी अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटेन से की सरकार से परमिशन लेके आई थी, और ब्रिटेन की सरकार जब इसे चाहती इसे भंग कर सकती थी। अब आप धीरे धीरे देखेंगे 1773 से जब ब्रिटिश की सरकार का इसके ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं है, धीरे धीरे वो कंपनी को के शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। जब उसने कंपनी को लिमिट में लाना शुरू किया तो 1813 में इन्होंने क्या किया, कंपनी जो अभी तक मूलतः बिल्कुल स्वतंत्र होकर शासन कर रही थी, तो इसका क्या किया, जो इसका अधिकार पत्र था जो ब्रिटिश से ये लेके आई थी उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। और इसमें जो प्रावधान थे, पहला तो क्या था, पहला था कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। साथ में इसका जो एकाधिकार था व्यापार करने का भारत के साथ में, क्योंकि जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको एकाधिकार दिया गया था कि भारत के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है और कोई व्यापार नहीं कर सकता है। इस प्रावधान को यहाँ पर खत्म कर दिया गया। इसके द्वारा अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकता था। इसको कब किया गया, इसको किया गया आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। लेकिन यहाँ पर एक क्लॉज और जोड़ दिया गया, जो कंपनी थी, कंपनी यानी यहाँ पर आप देखेंगे चा ची, ये दो शब्द हैं यहाँ पर, ठीक ना, चा से यहाँ पर चाय है और लास्ट शब्द ची यहाँ पे चीनी है, चीन के साथ व्यापार, ठीक, और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार, ये कंपनी के एकाधिकार में रहा अभी तक भी। इसके आगे भी आप देखेंगे चाय का व्यापार जो पूर्वी देशों के साथ होना है और चीन का व्यापार जितना भी होना है वो कंपनी के अधीन रहेगा, लेकिन बाकी का जो भी व्यापार है वो कोई भी ब्रिटिश नागरिक कर सकता है। और कंपनी का अधिकार क्षेत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन इसका जो एकाधिकार क्षेत्र था उसको समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा इनको यहाँ पर लाया गया। इनकी पॉइंट टू पॉइंट आपको PDF दी जाएगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे पा सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला आपका जो अधिनियम था वो आया था आपका, वो कौन सा था, वो था आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। इसका जो आपका अगला आएगा वो आपका आएगा 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक ना। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें मुख्य प्रावधान किए गए थे, क्या किए गए थे, इसमें मुख्य प्रावधान किए गए थे, अभी तक जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था अब उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। समझ में आया। जो पहला जो अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा, वो विलियम बेंटिंक होगा। विलियम बेंटिंक ऐसा व्यक्ति था जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसी के साथ में जो कंपनी के एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 1813 में, अभी हमने देखा, उसे 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर दो प्रावधान हमने देखे। और ब्रिटिश सरकार की ओर से कंपनी का जब अधिकार समाप्त कर दिया गया है, कंपनी बेसिकली किसके लिए आई थी, व्यापार करने के लिए, व्यापार अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का क्या कार्य रह गया, कंपनी का कार्य रह गया ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि बनकर भारत में शासन करना, ना कि व्यापार करना। ठीक है,
इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे जो विधिक परामर्श जो गवर्नर जनरल था भारत का, उसकी एक परिषद होती थी जो उसमें विधि कार्यों में सहायता देती थी। जो हमारे यहाँ वर्तमान में आप प्रावधान देखते हैं, एक पूरी टीम होती है जो पीएम को बताती है कैसे कैसे उसने कार्य करना है। ऐसे ही उस टाइम गवर्नर के साथ में भी, जो भारतीय गवर्नर था उसके साथ में भी एक टीम थी, जिसमें जो विधि परामर्श करने वाली जो टीम थी उनकी, उसमें विधि सदस्य के रूप में एक चौथे सदस्य को शामिल किया गया। ये था आपका 1833 का एक्ट। इस एक्ट में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, वो क्या था? वो था आपका दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा क्या होती थी आपके यहाँ? आप जानते हो दास प्रथा को, आप जानते होंगे कि अपने यहाँ पर किसी को बंदी बनाकर या दासों के तौर पर देखे होंगे आप, इतिहास जब पढ़ेंगे उसमें आप इसमें देखेंगे, जिसमें आपको देवदासी भी देखने को मिलेगी और दास जो थे वो भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो दास व्यवस्था को यहाँ पर विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था 1833 के एक्ट में। और 1843 आते आते दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और उसका उन्मूलन कर दिया गया, ठीक। तो 1833 के एक्ट के द्वारा आपका जो दास प्रथा था उसको विधि विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। कई बार एग्जाम से आपसे पूछा जाएगा दास प्रथा का उन्मूलन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो अधिनियम था 1833 का। किस वर्ष किया गया? 1843 में। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इसके मुख्य प्रावधान थे किसके? 1833 के। इसमें 1833 में एक प्रावधान और था 1834 में। 1833 ये एक्ट था आपका 1833 का। इसी के एक वर्ष बाद 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की जाएगी। तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके द्वारा की, किसके उसमें कब की गई थी? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक ना। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो आपका लास्ट आज का जो एक्ट है आपका, वो कौन सा है आपका? वो है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। अगर हम 1853 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहली बार जो गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद, विधायी परिषद है, उसके प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, ठीक ना। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके जो विधायी कार्य थे उसको एक तरफ से गवर्नर जनरल से उनको अलग कर दिया गया। ये यहाँ पर प्रावधान थे। इसी के तहत जो सिविल सेवक थे, जैसे आपके अभी यूपीएससी है जो सिविल सेवकों के लिए भर्ती करती है, इसी तरह वहाँ पर भी आप देखेंगे एक ना एक बोर्ड था जो यहाँ पर भर्ती करता था। अभी तक इनकी जो एक नामजदगी की जाती थी, जैसे नामजदगी कर दी, उन्होंने आपका नाम लिख लिया, ठीक है, आप अधिकारी बन गए, ठीक है ना। जो ब्रिटिश थे ऐसे ही चलता था वहाँ पे। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से इसको एक खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई कि अब पूरी एक प्रॉपर जिस परीक्षा हो गई जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी एक परीक्षा का प्रावधान किया गया 1853 के एक्ट के द्वारा, ठीक। और ये जो व्यवस्था थी ये भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी कि भारतीय भी उस परीक्षा में जाके शामिल हो सकते थे और ब्यूरोक्रेसी में ब्रिटिश सरकार का भाग बन सकते थे। तो ये कब किया गया? ये किया गया आपका 1853 में। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 1854 में एक समिति और बनाई गई। जो कौन सी समिति थी? वो थी मैकाले समिति। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि मैकाले समिति किस चीज़ से संबंधित है, तो मैकाले समिति आपकी संबंधित है जो आपके यहाँ सिविल सेवक की से संबंधित, ठीक, सिविल सेवक की जो भर्तियाँ होनी है उससे संबंधित है लॉर्ड मैकाले समिति। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता पहला किस आयोग को बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका विधि आयोग को। विधि आयोग बनाया गया था आपका 1834 में। और जो आपकी सिविल सेवक समिति को बनाया गया है लॉर्ड मैकाले अध्यक्षता में, ये बनाया आपका 1854 में। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो बेसिकली अभी आपको यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट रिवीजन करने होंगे जिससे वो आपको याद बने रहें। सबसे पहला आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर है उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। इस प्रावधान के तहत पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला कौन सा व्यक्ति है? वो है वारेन हेस्टिंग्स। फिर हम आते हैं 1833 के अपने
चार्टर एक्ट पर, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। यहाँ पर कौन होगा? विलियम बेंटिंक होगा। फिर आपका आएगा अपना अगला एक्ट, जिसकी बात अभी हम यहीं पे कर लेते हैं। ये होगा आपका 1858 का। अभी तक जो भारत का गवर्नर जनरल है 1857 क्रांति के द्वारा इसके पद को समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा आपका वायसरॉय। ये होगा लॉर्ड कैनिंग। अभी तक जो तो आपसे पूछा जाएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसरॉय कौन व्यक्ति होगा? ये होगा आपका कैनिंग। इस चीज़ को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम यहाँ पर कवर करेंगे क्या, यहाँ पर हमने 1853 के तक के एक्ट को देख लिया है। अब यहाँ पर होगा आपका 1857 की क्रांति, जिसके बाद आपके यहाँ पर सारी व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 1858 से 1947 के जितने भी एक्ट आएंगे उन्हें बोलेंगे हम भारत शासन अधिनियम, और जो यहाँ पर हेड होगा उसको बोलेंगे वायसरॉय, जो ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में काम करेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने देखा 1773 से लेके 1853 तक के जितने भी प्रावधान थे उनको देखा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। इसकी जो PDF वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में होगी। अगले लेक्चर में हम 1858 से लेकर 1947 तक के प्रावधानों को कवर करेंगे। साथ में अगले जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपका अपने पॉलिटी का पहला टॉपिक पूर्णतः कवर हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें समृद्धि के साथ। थैंक यू। जय हिंद।